हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारी साइंस की सीरीज चल रही थी और हमारा चैप्टर चल रहा था पौधों में प्रजनन व उसके प्रकार, और आज ये जो वीडियो लेक्चर होने वाला है ये हमारे इस पूरी बुक का, पूरे सिलेबस का लास्ट वीडियो होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे बीज यानी कि सीड के बारे में। तो सीड क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बीजांड में जब निषेचन के बाद फल बनता है, यानी कि ओवरी में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद क्या बनता है, हमने देखा था कि उसके बाद बनता है फ्रूट। और फ्रूट के अंदर एक हमारी विशेष प्रकार की संरचना बनती है जिसको हम बोलते हैं सीड यानी कि बीज। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि एप्पल के फ्रूट के अंदर, एप्पल के अंदर आपको क्या मिलता है, सीड देखने को मिलता है। मैंगो में आपको सीड देखने को मिलता है। लीची हो गया, उसमें आपको सीड देखने को मिलता है। तो क्या है, फल के अंदर एक प्रकार की संरचना है, ठीक, जिसको हमने बीज बोला। अब ये जो बीज होते हैं स्टूडेंट्स, ये होते हैं हमारे पास दो प्रकार के। तो आइए एक एक करके अब इनको समझते हैं। तो पहला है हमारे पास मोनोकॉटिलिडन्स, और सेकंड होता है हमारे पास डाइकोटिलिडन्स। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसको बोला जाता है एक बीज पत्री, और इसको बोला जाता है द्विबीजपत्री। ठीक, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। अब वैसे तो इनके नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिसमें हमें एक बीजपत्री देखने को मिलता है उसे हम बोलते हैं मोनोकॉटिलिडन्स, और जिसमें हमें दो बीजपत्री देखने को मिलते हैं उसमें हम बोलते हैं द्विबीजपत्री। अब क्या डिफरेंस है मेनली इन दोनों में? इन दोनों में मेनली ये डिफरेंस है कि जब आप इस सीड को देखोगे, एक बीजपत्री को देखोगे, तो आप इसको दो बराबर बराबर भागों में नहीं बांट सकते। मतलब ये टूट तो जाएगा लेकिन बराबर भागों में ये डिवाइड नहीं हो सकता। वहीं डाइकोटिलिडन्स यानी कि द्विबीजपत्री में क्या होता है कि जब आप सीड को तोड़ोगे, बीज को तोड़ोगे, तो वो दो बराबर भागों में विभक्त हो जाता है, टूट जाता है, उसको बोलते हैं द्विबीजपत्री। अब जैसे कि अगर मैं इनके एग्जाम्पल्स की बात करूं तो जो हमारे पास है गेहूं, चावल, मक्का, ये सब हमारे हैं एक बीजपत्री के एग्जाम्पल। ठीक है, आप सोच के देखो कि गेहूं को क्या आप दो भागों में, बराबर भागों में तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते। ना आप चावल को तोड़ सकते हो, ना ही आप मक्का के दाने को दो बराबर भागों में तोड़ सकते हो। लेकिन द्विबीजपत्री को तोड़ सकते हैं। तो जैसे कि इसके एग्जाम्पल है चना, मटर। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब आप चने को भिगोते हो तो उसके ऊपर एक पतली सी कवरिंग होती है। जब आप उस कवरिंग को हटाओगे तो दो चने के भाग आपको मिल जाएंगे। चने तो अपने नॉर्मली खाते भी हैं, हम जो भुने हुए चने होते हैं उनको खाते भी हैं। तो आप उस भुने हुए चने को भी आराम से दो भागों में तोड़ सकते हो। तो वही होते हैं हमारे द्विबीजपत्री के एग्जाम्पल। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे कि जो फल भित्ति होती है और जो हमारे पास बीज चोल होता है, एक बीजी में जुड़े रहते हैं। वहीं द्विबीजी में ये जो दोनों चीजें होती हैं ये हमारे पास अलग अलग होती हैं। अब आपके यहाँ मन में कंफ्यूजन होगा कि भाई ये फल भित्ति क्या होती है, बीज चोल क्या होता है। तो स्टूडेंट, अभी आपको आगे आने वाले 10 मिनट में समझ में आ जाएगा कि फल भित्ति, बीज चोल क्या होते हैं, जब हम बीज की संरचना को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। ठीक है, हम एक बीजपत्री को भी समझेंगे, द्विबीजपत्री को भी समझेंगे, बिल्कुल अलग तरीके से समझेंगे। आपको वहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस अभी आप यहाँ पे सुन लीजिए ताकि जब आप उसकी संरचना को समझोगे, ठीक है, तो आपको आसानी रहेगी। इसके बाद यहाँ पे जो बीज होता है वो कैसा होता है, भ्रूणपोषी होता है। वहीं यहाँ पे क्या होता है कि बीज पत्रों में जो उसका खाना होता है वो संचित होता है, इकट्ठा रहता है। अब यहाँ पे एक चीज देखी जाती है स्पेशली इस वाले एक बीजी पत्र में कि प्रांकुर के सिरे पर आपको प्रांकुर चोर मिलेगा। चोल का मतलब होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे एक तरह की कवरिंग, ठीक, और मूलांकुर के सिरे पर आपको मूलांकुर चोर मिलेगा। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा कि मूलांकुर और प्रांकुर क्या होता है। वहीं अगर मैं द्विबीजी में बात करती हूँ तो इसका अभाव में मिलता है, यानी कि ऐसी कोई संरचना हमें बीज के अंदर यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रांकुर होता है वो पीछे होता है और बीज पत्र आगे होता है। लेकिन यहाँ पे यही प्रोसेस एकदम उल्टा होता है कि प्रांकुर आपका आगे होगा, बीज पत्र आपके पीछे की साइड होंगे। अब एक समय के बाद यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट की जो मूलांकुर की वृद्धि होती है वो रुक जाती है। ठीक है, अब रुकने की वजह से होता क्या है कि यहाँ पे अपस्थानिक जड़ें मेनली हमारी क्या होने लगती हैं, डेवलप होने लगती हैं, उनका विकास होने लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मूलांकुर होता है वो निरंतर बढ़ता रहता है। ठीक है, अब मूलांकुर और हमने प्रांकुर तो पढ़ा था। मूलांकुर क्या पार्ट होता था हमारा, जो जमीन के नीचे रहता है, और प्रांकुर पार्ट जितना भी हमारा पृथ्वी के ऊपर रहता है, जमीन से ऊपर रहता है, उसको हमने प्रांकुर बोला था। तो यहाँ पे वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। तो जिसकी वजह से होता क्या है कि कोई भी मेन रूट
नहीं बन पाती। ठीक है, यहाँ पे इसकी निरंतर वृद्धि होती रहती है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलती है, मूसला जड़ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। और साथ ही साथ फिर उसकी वही, जैसे हमने मूसला जड़ में देखा था कि एक मेन हमारे पास जड़ होगी, ठीक है, उसमें से ही उसके कुछ रेशे, ठीक है, उसकी ही सहायक जड़ें उसमें से निकली हुई होती हैं। ठीक है, तो मूला, ये जो हमारे द्विबीजपत्री होते हैं ये मेनली हमारे टैप रूट का, ठीक है, टैप रूट का एग्जाम्पल होती है हमारी द्विबीजपत्री। अब आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद अब हम चलते हैं बीज की संरचना की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं बीज की संरचना की बात करती हूँ तो जो हमारा बीज होता है मेनली दो पार्टों में डिवाइडेड होता है, जिसमें से कि एक को हम बोलते हैं एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण, और दूसरे को बोला जाता है टेस्टा और टिग्मा यानी कि बीजावरण। ठीक है, अब भ्रूण क्या है, ठीक है, जैसे कि भ्रूण हमारे ह्यूमन बींग्स में होता है। जब तक आपको बताया गया था कि जब तक जो बच्चा है वो जन्म नहीं ले लेता उसे क्या बोला जाता है, भ्रूण बोला जाता है। इसी तरीके से जब तक प्लांट ग्रो नहीं होता, ठीक है, तो जो उसे खाना प्रोवाइड करता है उसे ही क्या बोला जाता है, भ्रूण बोला जाता है। अब बीजावरण यानी कि एक तरह की हमारे पास कवरिंग होती है, जिनको हमने नाम दिया टेस्टा और टिग्मा। अभी आपको जब मैं स्ट्रक्चर समझाऊंगी इसका, जब मैं आपको डायग्राम की हेल्प से स्ट्रक्चर समझाऊंगी, तब आपको सब समझ में आ जाएगा कि एम्ब्रियो क्या है, टेस्टा टिग्मा क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। इसके बाद जो हमारा एम्ब्रियो होता है स्टूडेंट्स, ये भी फर्दर पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें से कि एक पार्ट होता है अक्ष यानी कि एक्सिस, और दूसरा होता है कॉटिलिडन्स यानी कि बीजपत्र। ठीक है, अब ये जो एक्सेस होती है ये भी फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रांकुर और एक को हम बोलते हैं मूलांकुर। और मूलांकुर और प्रांकुर के बारे में हम पढ़ चुके थे, अभी भी मैंने आपको रिवाइज करवाया कि मूलांकुर जमीन के नीचे वाला जितना भी हिस्सा है सब मूलांकुर कहलाएगा, जमीन के ऊपर वाला हिस्सा हमारा प्रांकुर कहलाता है। तो इस तरीके से हमारे किसी एक सीड का स्ट्रक्चर देखा जा सकता है। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि जो हमारे द्विबीजपत्री होते हैं उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है उसकी संरचना में, और एक बीजपत्री में आपको क्या क्या संरचना मिलती है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझते हैं द्विबीजपत्री के स्ट्रक्चर को, यानी कि ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा आपका वो आपको किस किस में देखने को मिल सकता है, चने में, मटर में, या जितने भी आपके द्विबीजपत्री वाले बीज होते हैं उन सब में आपको इसी तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब होता क्या है इस स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर के मेनली आपके 5 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास बाह्य चोल, यानी कि जिसको हम बोलते हैं आउटर कवरिंग, या फिर इंग्लिश में जिसको बोला जाता है टेस्टा। इसके बाद इसका आता है अंदर की झिल्ली होती है, ठीक है, अंदर की झिल्ली जिसको बोलते हैं अंतः चोल, यानी कि जिसको हम बोलते हैं टिग्मा। ठीक है, अब आपने जब कभी अगर चने को ध्यान से देखा हो या छोलों को आपने ध्यान से देखा हो अपने घर में, तो आप क्या देखते हो कि बिल्कुल उसके सिरे पर, यानी कि यहाँ पे इस पॉइंट पर एक छोटा सा छेद रहता है, ठीक है, छोटा सा एक होल होता है, जिसके थ्रू होता क्या है कि जब हम उसे पानी में भिगो के रखते हैं, ठीक है, होता है ना कि जब छोले बनने से पहले घर में भिगोए जाते हैं, तो होता क्या है कि इसी छेद के थ्रू, एक छोटे से छिद्र के थ्रू जितना भी वाटर होता है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, और इसी छोटे से छिद्र को बोला जाता है हाइलम। ठीक, हाइलम हम इसको बोलते हैं। अब ये जो इसकी एक्सेस होती है इसको हम बोलते हैं रेफी, और इस बीज के इस सिरे पर, ठीक है, आपको क्या मिलता है, बीज अंड द्वार देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे आपको माइक्रोफाइल देखने को मिलता है। अब स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जब हम अपने घर में स्प्राउट्स बनाते हैं, यानी कि जो हमारे पास साबुत बीज होते हैं, जब हम उनको भिगो देते हैं, ठीक है, और भिगोने के बाद क्या कर देते हैं, हम उनको एक नमी वाले कपड़े में बांध के रख देते हैं, तो वो क्या कर जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं, यानी कि आपने देखा होगा उसमें से एक छोटी सी रूट निकल के बाहर आ जाती है। ठीक है, जो कि माना जाता है कि हमारे खाने के लिए बहुत हेल्दी होती है, और हम खाते भी हैं, और सबको खाना भी चाहिए। ठीक है, तो जब हम इस बीज को, ठीक है, इस बीज को जर्मिनेट होने के बाद जब हम इसको खोल के देखेंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। क्या, ये जो 2 पार्ट हैं इसके, जब आपने छोले को तोड़ दिया या चने को तोड़ दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि जो आपको 2 हिस्से दिखाई दे रहे हैं, मोटे मोटे बल्ज आउट निकले हुए, उसको हम बोलते हैं बीजपत्र, यानी कि कॉटिलिडन्स बोलते हैं। ठीक है, और जो इसमें से भाग ऊपर निकला है, यानी कि जो आपको हरा हरा भाग दिखाई दे रहा है, वो है आपके पास प्रांकुर, यानी कि जिसको हम बोलते हैं प्लीम्यूल, और जो आपको रूट निकली हुई दिखाई देती है उसको हम बोलते हैं मूलांकुर, यानी कि रेडिकल। तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है हमारे द्विबीजपत्री का। इसी तरीके से अब हम देखते हैं एक बीजपत्री के लिए कि उसकी कैसी संरचना होती है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं एक बीजपत्री की संरचना। तो देखो, यहाँ पे मैंने एक मक्का के दाने का एग्जाम्पल लिया है। अब ये एग्जाम्पल आप बिल्कुल ऐसे समझ सकते हो जैसे हमारे मोलर टीथ होते हैं, यानी कि जो हमारे दाढ़ वाले दांत होते हैं ना, बिल्कुल उन्हीं तरीके से आप इसका स्ट्रक्चर को समझ सकते हो। ठीक है, अब ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं फल भित्ति, फिर सेकेंड पार्ट को हम बोलते हैं भ्रूण कोश, और जो थर्ड पार्ट है हमारा इसको हम बोलते हैं भ्रूण। तो अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझने के लिए तो आपको क्या कर लेना चाहिए, आप मान लो एक मक्का का दाना ले लो, उसको पानी में भिगो दो, और जब वो फूल जाए तो इस तरीके से उसको आप बीच से कट कर दो,
और जब आप उसको बीच से कट कर दोगे स्टूडेंट्स, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर निकल के आएगा। ठीक है, तो अब इस स्ट्रक्चर को समझते हैं कि क्या क्या इसमें पार्ट होते हैं और क्या क्या वो काम करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको मिलता है बीज चोल, यानी कि बीज की कवरिंग मिलती है। इसके बाद ये जो बीज की कवरिंग है और इस पूरे बीज के बीच में एक आपको एल्यूरोन नाम का, ठीक है, एक पदार्थ मिलता है। अब ये एल्यूरोन क्या होता है? ये हमारा प्रोटीन से बना हुआ होता है जो कि प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है। इसके बाद ये जो हमारा इसका मैक्सिमम पार्ट होता है, जो मैंने आपको डॉट डॉट से दिखाया हुआ है, ये होता है हमारा भ्रूणपोष। यानी कि जब प्लांट ग्रो हो रहा होता है, ठीक है, तो उसको पोषण देने का काम कौन करता है? भ्रूणपोष करता है। और मेनली ये किससे बना हुआ होता है? मांड से, यानी कि जो आपका स्टार्च होता है, ठीक है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है, उससे ये बना हुआ होता है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो हमारा पूरा का पूरा बीज है, आपने देखा कि दो पार्टों में विभाजित है। तो ये जिस झिल्ली से विभाजित होता है उसको हम बोलते हैं एपिथेलियम। अब नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं वरुथिका। ठीक है, अब इस वरुथिका में आपको क्या क्या मिलेगा? वरुथिका में मेनली आपको दो चीजें मिलेंगी। एक तो आपको मिलेगा प्रांकुर चोल और एक आपको मिलेगा मूलांकुर चोल, जैसे कि मैंने आपको जब डिफरेंस करते हुए समझाया भी था। मूलांकुर चोल के अंदर क्या होगा? आप प्रांकुर चोल के अंदर आपको क्या मिलेगा? प्रांकुर। और मूलांकुर चोल के अंदर आपको क्या मिलेगा? मूलांकुर। यानी कि जो हमारा पूरा का पूरा प्लिम्यूल होता है, ठीक है, प्रांकुर होता है, वो किसके अंदर कवर्ड है? वो है हमारा प्रांकुर से कवर्ड है, ढका हुआ है। और जो हमारा मूलांकुर है वो पूरा का पूरा एक मूलांकुर की कवरिंग से ढका हुआ है। तो ये होता है हमारा एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री का स्ट्रक्चर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपसे किसकी बात करी? यहाँ पे जर्मिनेशन की बात करी थी, यानी कि मैंने आपसे अंकुरण की बात करी थी। ठीक है, तो अब ये जो अंकुरण होता है स्टूडेंट्स, ये भी आपका दो टाइप्स का हो सकता है। तो आइए कि करके समझते हैं कि क्या वो टाइप्स है और क्या उन दोनों में डिफरेंस होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब होता क्या है कि जब हम किसी सीड को जर्मिनेट करवाते हैं बिलो द सॉइल, यानी कि मिट्टी के अंदर जब हम उसका अंकुरण करवाते हैं, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो बीज है, ठीक है, उसमें जो बीज पत्री हैं उसके, यानी कि जो कॉटिलिडन्स होते हैं, वो कभी कभी तो ज़मीन के ऊपर आ जाते हैं प्लांट के साथ, और कभी कभी वो ज़मीन के नीचे ही रह जाते हैं। ठीक है, तो उस केस में जब वो ऊपर आ जाते हैं, ऐसे अंकुरण को हम बोलते हैं एपीजियल जर्मिनेशन, यानी कि ऊपरी भूमिक अंकुरण। वहीं जब जो हमारे बीज पत्र होते हैं वो जमीन के नीचे ही रह जाते हैं, उसको हम बोलते हैं अधोभूमिक अंकुरण, यानी कि हाइपोजील जर्मिनेशन। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप इसके डेफिनेशंस को इसी तरीके से याद रखेंगे। ऊपरी भूमिक जब हमारे बीज पत्र जमीन से ऊपर आ जाए, मिट्टी से निकल के ऊपर आ जाए, और अधोभूमिक जब हमारे बीज पत्री जमीन के नीचे ही रह जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम बात करेंगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्जल ऑफ सीड्स, यानी कि बीजों का प्रकीर्णन। तो देखिए स्टूडेंट, डिस्पर्जल ऑफ सीड्स का मतलब क्या होता है? बीजों के प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है कि बीजों का एक जगह से दूसरी जगह पर फैलना, उनका स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स को हम बोलते हैं डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। तो देखिए, अब आखिर बात आती है कि आखिर ये डिस्पर्जल ऑफ सीड्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इसका होना ज़रूरी है हमारे नेचर में। तो देखो, हम जानते हैं कि जो एक बीज ही एक ऐसी चीज़ होती है जो कि किसी प्लांट को, ठीक है, स्पीशीज़ को जिंदा रखने में उसकी हेल्प करती है। मतलब अगर बीज नहीं होंगे तो होगा क्या कि एक टाइम बाद वो प्लांट ही मिलना में खत्म हो जाएगा। तो बीजों की एग्जिस्टेंस क्यों जरूरी है? ताकि हम उसी तरीके के और बहुत सारे पौधों को भी देख सके। ठीक है, अब इनको फैलाना क्यों जरूरी है? अब आप सोच के देखो कि मान लो अगर हमने एक ही जगह पर बहुत सारे बीजों को एक साथ डाल दिया, ठीक है, तो होगा क्या वहां पे कि उन सब में ना आपस में लड़ाई शुरू हो जाएगी। किस चीज की लड़ाई शुरू हो जाएगी? पानी को लेकर लड़ाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि पानी सबको चाहिए। ठीक है, मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट है, जो पोषक तत्व है, उनको लेकर लड़ाई हो जाएगी। और साथ ही साथ वो अपने जड़ों को भी जमीन में नहीं फैला पाएंगी। और जब तक कोई भी पौधा अपनी जड़ों को नहीं फैला पाएगा, तब तक वो उसका जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए, ताकि हर पौधे को, हर बीज को अपनी आवश्यकता के अनुसार सारी चीजें मिल सके, इसीलिए इनका डिस्पर्स होना, इनका फैलना बहुत ज़रूरी होता है। तो बात आती है कि आखिर इन बीजों को हम कैसे फैला सकते हैं, क्योंकि बीजों के खुद से तो कोई पैर होते नहीं है कि भाई वो खुद से चल के चले जाएंगे, चल भाई तू यहाँ बैठ जा, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ, ऐसे तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ इनके माध्यम होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जिसके थ्रू ये जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, ये डिस्पर्सल हो जाते हैं। तो मेनली स्टूडेंट्स हमारे पास इसके होते हैं 4 तरीके, 4 वेज होते हैं। तो वो क्या क्या होते हैं उनको समझते हैं। सबसे पहला तरीका है हमारे पास थ्रू वाटर, यानी कि जल के द्वारा प्रकीर्णन। इसके बाद एक माध्यम हो सकता है एयर, यानी कि वायु के द्वारा। तीसरा हमारे पास हो सकता है एनिमल्स, यानी कि जंतुओं के द्वारा। अब उन एनिमल्स में हम भी आ गए हैं।
और चौथा होता है हमारा एक्सप्लोजन के द्वारा, एक्सप्लोजन के द्वारा यानी कि विस्फोट। तो ये 4 तरीके होते हैं हमारे पास किस चीज़ के, किसी भी पौधे के, किसी भी बीज के प्रकीर्णन के। तो सबसे पहला है जल। तो देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी पौधे हमारे मेनली जल में रहते हैं उन सबका प्रकीर्णन मोस्टली कैसे होगा, जल के द्वारा ही होगा। जैसे कि इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है वो होता है हमारे पास कमल, कमल और नारियल। अब देखिए स्टूडेंट्स, कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने आपको बताया था कि कमल में, लोटस के फ्लावर में जो पॉलिनेशन होता है, ठीक है, वो आपका वाटर के थ्रू नहीं होता, वो आपका कीटों के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। लेकिन जो प्रकीर्णन होना है यानी कि डिस्पर्सल हो रहा है वो आपका जल के थ्रू हो सकता है। इसके बाद अब मैं बात कर लेती हूँ वायु की। तो देखिए स्टूडेंट्स, वायु में केवल वही बीज प्रकीर्णन कर पाएंगे, डिस्पर्स हो पाएंगे जो कि बहुत हल्के होंगे, बहुत लाइट वेट होंगे, छोटे होंगे, ठीक है। और मेनली इस तरह के बीजों में क्या देखा जाता है कि आपको छोटे छोटे ना विंग्स यानी कि छोटे छोटे पंख या फिर उनकी बॉडी पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से वो हवा के साथ उड़ जाते हैं। तो इस तरीके के जो बीज होते हैं वो वायु के द्वारा क्या हो जाते हैं, उनका डिस्पर्सल हो जाता है। तो इसमें जो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं वो ले सकते हैं कपास यानी कि कॉटन, और एक हम ले सकते हैं पॉपी, पॉपी, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं जंतुओं के द्वारा। तो देखिए स्टूडेंट्स, जंतुओं के द्वारा किस तरीके से प्रकीर्णन होता है कि मान लीजिए जब हम मान लो किसी फील्ड पर चल रहे हैं, किसी खेत में चल रहे हैं, या फिर जो जंतु हैं वो किसी खेत में चल रहे हैं, तो कुछ बीजों का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उनमें या तो छोटे छोटे कांटे लगे हुए होते हैं या फिर उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो हुक टाइप होता है, ठीक है, ऐसे हुक टाइप होता है। तो मान लो कि कोई जंतु वहाँ पे गया, हमने तो शूज़ पहने हुए थे लेकिन जो हमारे जानवर होते हैं वो तो नंगे पैर घूम रहे होते हैं, तो उनके पंजों में, उनके पैरों में ये जो बीज होते हैं इस टाइप के वो फंस जाते हैं। और जब जो वो जानवर होते हैं, जो जंतु होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो ये जो बीज होते हैं ये भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर जाते हैं। और इसके अगर मैं एग्जाम्पल की बात करती हूँ तो इसका एग्जाम्पल है सबसे अच्छा ज़ेंथियम, ज़ेंथियम इसका एग्जाम्पल हो सकता है। इसके बाद लास्ट हम बात करते हैं एक्सप्लोजन यानी कि विस्फोट द्वारा। तो यानी कि क्या होता है इसमें कि एक अंडाशय इतना बड़ा हो जाता है साइज में कि वो उन बीजों को उस कवर के अंदर नहीं रख पाता, और एक टाइम बाद क्या हो जाता है, वो फट जाता है, उसका विस्फोट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बीज होते हैं वो आसपास के एरिया में स्प्रेड हो जाते हैं, आसपास के एरिया में बिखर जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो सकता है स्टूडेंट्स हमारे पास मटर, मटर इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो इस तरीके से जो हमारा बीजों का प्रकीर्णन है, ठीक है, वो होता है, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स हमारे एनवायरमेंट में हमें देखने को मिलता है। तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक का आपको पूरा सिलेबस जितना भी हम लोगों ने कवर अप किया समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। लेकिन इससे अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कोई हमसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे इंस्टा हैंडल से जुड़ सकते हैं, या फिर आप हमें किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगी। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी आपके 9th ऑफ में से फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसीलिए हम लोग अब आपके लिए क्या करेंगे, एक लाइव प्रैक्टिस सेट जो कि रात को 8:30 बजे आपको मिलेगा, जिसकी सभी अपडेट आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। तो सभी अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है ये वाला भी तो लाइक करना ना भूलें। प्लस आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको हमारी किसी अन्य प्लेलिस्ट पर जाना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पे सारे लिंक दे दिए गए हैं, आप वहाँ से डायरेक्टली पहुँच सकते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आज रात को 8:30 बजे लाइव सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।